प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स फाइनल परीक्षा के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न को देख रहे थे। ग्रुप ए कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। ये ग्रुप बी का जो जैक के एग्जाम में विभिन्न वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं सबको मिलाकर ये बनाया गया है। आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 6 का देखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। तो इसका अध्ययन का जो विषय है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा समष्टि। उपभोक्ता का सिद्धांत जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। उत्पादक का सिद्धांत व्यष्टि है। तो यहाँ राष्ट्रीय आय का सिद्धांत जो है वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। राष्ट्रीय आय जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, व्यापक अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, तो ये किसका अध्ययन है, तो ये अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का अध्ययन है। वस्तुओं की पूर्ति, स्कूटर में मांग की लोच और बाजार में गेहूं की वही, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, जबकि ये आपका समष्टि का है। इसमें भी आपका संपूर्ण अर्थव्यवस्था दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा था। तो समान कीमत स्तर का अध्ययन जो है वो आपका किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला है रोजगार सिद्धांत का संबंध है, तो इसका संबंध आपका है समष्टि अर्थशास्त्र से। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, तो ये वृद्धि कहलाती है पूंजी निर्माण। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये अध्ययन किया जाता है राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, इनमें सभी। तो आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो ये अध्ययन किया जाता है व्यक्तिक इकाइयों तथा समग्र दोनों का। तो यहाँ आपका स हो जाएगा, दोनों का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, तो मैक्रोज जो है वो आपका समष्टि अर्थशास्त्री है, इसका अर्थ होता है व्यापक। जीडीपी की गणना की किस विधि में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है, ये क्वेश्चन जो है आपका 2024 में आया था। तो ये शामिल किया जाता है उत्पाद विधि में, अ हो जाएगा आपका। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है, तो ये सम्मिलित है आपका आय एवं रोजगार सिद्धांत, समान कीमत स्तर मूल्य, मुद्रास्फीति का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत। ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा बच्चों। अगला है आपका व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है, तो ये उपयोगिता है आपका सरकारी आर्थिक नीतियों, निर्माण, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलना, तीनों है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं, तो ये सीमाएं हैं आपका अ और ब दोनों है, इसलिए आपका स हो जाएगा, अ और ब दोनों। निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है, तो स्टॉक जो है वो है आपका संपत्ति। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो ये अध्ययन करता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का। निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, तो यहाँ पर गेहूं जो है वो मध्यवर्ती वस्तु किसका होगा, तो ये हो जाएगा आपका ब्रेड का, बिस्कुट का, चपाती, इनमें सभी हो जाएगा बच्चों। अगला है किस वर्ष में जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाएगा, तो ये नहीं किया जाएगा, ये हो जाएगा प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य। मतलब जो उपयोग में लाए हैं और सेकेंड हैंड चीज को अगर आप बेच रहे हैं तो वो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद में वो सम्मिलित नहीं किया जाएगा उसका मूल्य। अगला है निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है, तो यहाँ गणना की जा सकती है आपका व्यय विधि, और सॉरी मूल्य वृद्धि, आय विधि और व्यय विधि तीनों है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। किस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, तो ये प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, तो ये यहाँ हो जाएगा सार्वजनिक वस्तु, मतलब सरकार द्वारा जो वस्तु होता है उसमें क्या होता है, प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 7 से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, तो
तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र से सम्मिलित है आपका संचार। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, तो ये इसमें सम्मिलित है द्वितीय क्षेत्र में विनियोग। बाकी बीमा है, बैंकिंग है, व्यापार है, ये तृतीय क्षेत्र में है। अगला है, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत का योग को कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे बाजार कीमत। आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा GDP MP। MP मतलब हो गया बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, और FC मतलब होता है साधन लागत पर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। MP मतलब बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर वाट। तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद पूछ रहा है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब। GDP MP प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, GDP MP प्लस नेट, यहाँ NET नेट हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फॉर एब्रॉड। अगला है NNP MP बराबर वाट, तो यहाँ NNP MP बराबर आपका हो जाएगा, और नंबर होगा GNP MP माइनस घिसावट। अगला है आपका राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ को। ये साधन आय कहलाता है बच्चों, और साधन आय को शामिल किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, तो अर्थव्यवस्था में सम्मिलित रहता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तीनों क्षेत्र सम्मिलित रहता है, तो ये सभी हो जाएगा। लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक हैं, तो लाभ का घटक है आपका लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ कर, ये तीनों है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य होता है वो सम्मिलित नहीं होता है, अ और ब दोनों हो जाएगा। चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो यहाँ पर आपका शामिल है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों शामिल है, इसलिए आपका हो जाएगा स, अ और ब दोनों। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो स्टॉक में आपका शामिल है मुद्रा का परिणाम, धन, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, सभी है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो यहां भी आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो इसमें भी आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, इनमें सभी हो जाएगा आपका। ये 2017 और 2020 में ये क्वेश्चन आया था। अगला है GNP और NNP में क्या संबंध है, तो ये संबंध है कि NNP बराबर होता है GNP माइनस घिसावट का, तो आपका स हो जाएगा। स्टॉक चर का एक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है आपका पूंजी, ये 2023 में क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है, तो ये कहलाएगा दोहरी गणना। दो बार शामिल, एक से अधिक बार शामिल हो जाता है, इसलिए दोहरी गणना हो जाएगा। 18 है GDP और NDP में क्या संबंध है, तो ये संबंध है GDP बराबर NDP प्लस मूल्य ह्रास, सा हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है, तो ये संबंध होता है आपका प्रवाह। तीसरा चैप्टर से क्वेश्चन है आपका केन्स के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपका प्रभाव पूर्ण मांग प्रवृत्ति से, उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति, तीनों से है, इनमें सभी हो जाएगा। ज्यादातर इनमें से सभी ही आंसर होता है बच्चों। अगला है आय एवं उत्पाद के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में किस में वृद्धि होती है, तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ज्यादातर यही आंसर होता है, उपर्युक्त सभी। किन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो ये संबंध स्थापित करता है निवेश तथा आय के बीच। काहे कि गुणक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, तो इसमें ये विनियोग हो गया
और ये मतलब विनियोग मतलब निवेश हो गया और ये हो गया आपका आय, तो यही दोनों के बीच संबंध बताता है। गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? अभी जस्ट बता दिए गुणक का सूत्र को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2024 में आपका आया था। किन्स के गुणक को निम्नलिखित में कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं? तो ये तत्व है आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दोनों कर सकते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा स और ब। कैसे प्रभावित कर सकते हैं? कहे कि देखिए MPC प्लस MPS बराबर क्या होता है? MPS बराबर होता है 1, तो दोनों तत्वों पर ये निर्भर करता है। MPC का मान क्या है? MPC का जो मान होता है वो आपका 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है, मतलब इसका 0 और 1 के बीच में इसका मान होता है। छठा का स है। अविस्फीतिक अंतराल माप बताता है, किसका माप बताएगा? तो ये अविस्फीति अंतराल जो है वो न्यून मांग का माप को बताए। न्यून मांग मतलब पूर्ति बहुत ज्यादा है बाजार में और उसका मांग करने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ न्यून मांग हो जाएगा, मतलब मांग की कमी हो जाएगी। आठवां है किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से। अविस्फीति अंतराल की दशाएं, तो ये दशाएं जो क्या है, अविस्फीति अंतराल के जब मांग में तेजी से वृद्धि होती है, पूर्ति में तेजी से वृद्धि, पूर्ति और मांग दोनों बराबर होते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 10वां नंबर है किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का संतुलन स्तर स्थापित होता है जहां, तो जहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां AD बराबर AS हो। इस तरह का आप लोगों ने चित्र को देखा होगा, तो जहां पर AD और AS बराबर हो जाता है, या फिर इस तरह का भी चित्र रहता है कहीं कहीं, ठीक है, तो जहां दोनों बराबर होते हैं वही संतुलन बिंदु होता है और वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग का भी निर्धारण होता है। किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो ये प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, अभी जस्ट नाम लिए थे प्रभावपूर्ण मांग। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती, बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा JB से। द छूट गया है यहाँ। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपका है JM केन्स। 1936 में इस किताब को उन्होंने लिखा था। किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों है, इसीलिए स हो जाएगा और ब दोनों। किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS बराबर 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो गुणक का मान होगा वो आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग MPC का मान निकालेंगे, तो लिखाएगा फॉर्मूला MPC प्लस MPS बराबर 1। अब यहाँ MPS का मान यहाँ दिया हुआ बच्चों 0.2, तो 0.2, तो यहाँ पर 0.2 इसकी जगह पर बैठाएंगे और इसको फिर इधर लाएंगे तो -0.2 हो जाएगा। अब एक में 0.2 को घटा देंगे तो 0.8 हो जाएगा, तो MPC का मान कितना आ गया 0.8। तो अब गुणक का फॉर्मूला क्या होता है? तो गुणक का फॉर्मूला आपका होगा K बराबर 1/1 माइनस MPC। इस फॉर्मूला में MPC मतलब 1/1 माइनस 0.8 बैठा देंगे तो आपका हो जाएगा 1/1 में 0.8 घट गया तो 0.2 बचे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ 2 × 10 5 आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब नंबर 5। अगला है निवेश गुणक है। निवेश गुणक जो है वो क्या है? तो निवेश गुणक का मतलब गुणक का 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। K बराबर होता है 1/1 माइनस MPC और 1 माइनस MPC जो होता है वो हो जाता है MPS। तो गुणक का दोनों फॉर्मूला है, तो यहाँ दोनों दिया हुआ है अ और ब में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स और ब दोनों। निवेश के निर्धारक घटक कौन सा है? तो इसका निवेश का निर्धारक घटक होता है, निवेश के निर्धारक घटक पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर दोनों होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका स अ और ब दोनों। मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में,
तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, रोजगार तथा उत्पादन स्तर बढ़ता है, रोजगार और उत्पादन स्तर गिरता है। तो यहाँ पर आपका मंदी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका द हो जाएगा। रोजगार तथा उत्पादन स्तर इसमें क्या होता है, गिरने लगता है। 19 नंबर है उपभोग फलन C बराबर A प्लस बी वाई में स्वायत्त उपभोग है। देखिए यहाँ C जो है वो उपभोग को बता रहा है, A जो है वो स्वायत्त उपभोग को बता रहा है, B जो है वो आपका MPC मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बताता है, और ये Y है सो I को बताता है। तो यहाँ स्वायत्त उपभोग पूछ रहा है, तो आपका A हो जाएगा। उपभोग फलन C बराबर 100 प्लस 0.5 Y में स्वायत्त उपभोग है। तो यहाँ स्वायत्त उपभोग मतलब ए के जगह अभी जस्ट ऊपर फॉर्मूला देखे हैं, क्या है, ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला, और यहाँ पर ए के जगह पर क्या लिखा हुआ है, 100। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक। यहाँ पूछ रहा है स्वायत्त उपभोग क्या होगा, स्वायत्त उपभोग मेरा ए है, तो यहाँ पर स्वायत्त उपभोग हो जाएगा मेरा 100, मतलब सा आपका सही आंसर हो जाएगा। MPC के मान के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा MPC का मान 0 और 1 के बीच में होता है, इसलिए आपका सा हो जाएगा। 22 है यदि किसी अर्थव्यवस्था में MPC का मान 0.4 है तो MPS का मान क्या होगा। तो बस यही फॉर्मूला लगा देना है, MPC बराबर 1 माइनस MPS होता है, ठीक है। तो MPS का मान पूछ रहा है, तो इसको पलट देंगे, MPS बराबर 1 माइनस MPC। अब MPC का मान बैठा दीजिए, यहाँ कितना दिया है 0.4, तो 1 में 0.4 को घटा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.6 वाह। समग्र मांग के उस स्तर को संदर्भित करता है जो कि अर्थव्यवस्था में संबंधित समग्र आपूर्ति द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभावी मांग। तो बच्चों ये थे विभिन्न जैक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। जल्द ही हम लोग नेक्स्ट 9, 10, 11 चैप्टर से के प्रश्नों को भी देख लेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।